हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग यांत्रिक तरंग में अंतर, साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर, मतलब दोनों अंतर यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक दूसरे को कंपेयर करते चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शुरू करें। जो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, सिंपल है। लेकिन जो हमारे यांत्रिक तरंग होती है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंग होती है। अब देखो सेम रहेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग तो वही है, यांत्रिक तरंग और ध्वनि तरंग में भी कुछ न कुछ मैचिंग होगा, इसलिए आप लोग साथ साथ तैयार करते चलें। पहला डिफरेंस, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंग में भाई साहब ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। अब यदि हम ध्वनि तरंग में देखें तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, मतलब अनुप्रस्थ नहीं होती। तो देखो यांत्रिक जो होती हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, लेकिन जो आपके ध्वनि तरंग है ये केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो ध्वनि तरंग है इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार हम यांत्रिक तरंग में तैयार करेंगे कि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, लेकिन यांत्रिक तरंग में जो भी यांत्रिक तरंग होते हैं उन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सिमिलर आप डिफरेंस तैयार करते चलो, दो अंतर आपको तैयार हो गए, दोनों एक के साथ एक फ्री, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट तैयार करना है। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों से उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है विद्युत तरंग दोलन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, ये लगातार कंटिन्यू प्रक्रिया चलता रहता है, एक प्रकार का तरंग बन जाता है जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। लेकिन ये तरंगे माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टील का बर्तन, उसमें थोड़ा सा धक्का दे दो तो स्टील के जो कण है कंपन करने लगते हैं और एक प्रकार के तरंग निकलने लगते हैं, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। समझ रहे हो। इनमें देखो भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग में तो है ही नहीं कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। और ध्वनि तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं, मतलब भाई माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जो है जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। और यहाँ पर तरंग संचरण के लंबवत नहीं होते, ये तरंग संचरण के दिशा में होती है। ठीक है। इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और जैसे ध्वनि का वेग यदि हम नॉर्मल वातावरण में देखें वायु में तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पर हम चुंबकीय तरंगों की बात करें तो इनका जो वेग होता है अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें भी बच्चों देखें कि इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और इन तरंगों का जो वेग है बहुत ही कम होता है। जैसे हम बात करें ध्वनि तरंग भी एक प्रकार का यांत्रिक तरंग ही है। जैसे हमने कहा आपको कि मान लीजिए एक स्टील का बर्तन है, उसमें आप छोटा सा कंकड़ मार दो तो वहाँ पे एक तरंग उत्पन्न होती लगती है, कणों के संचरण के कारण कण जो है कंपन करते हैं और तरंग उत्पन्न होती है और वो ध्वनि तरंग का रूप ले लेती है। अगला देखो बच्चों, ये तरंग ध्रुवण प्रकृति होती है, मतलब ध्रुवण की क्षमता होती है इनमें। और केवल जैसे हम बात करें यांत्रिक तरंग होते हैं, इनमें दो प्रकार की तरंगे हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी वो ध्रुवण प्रदर्शित करेंगी, लेकिन यदि अनुदैर्ध्य तरंग होगी तो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करेंगी। तो कहने का मतलब यांत्रिक तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो भाई अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यही चीज है बच्चों, जो हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग तो ध्रुवण प्रदर्शित करती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर है, क्योंकि जो ध्वनि तरंग वो यांत्रिक तरंग का ही एक रूप है। भाई ध्वनि तरंग दो प्रकार के, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, लेकिन जो मैंने कहा यांत्रिक तरंग दो प्रकार के, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और जो हमारा अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग है तो ध्रुवण की गुण जो क्षमता है प्रदर्शित नहीं होती ध्वनि तरंगों में। एक और अंतर है, इन तरंगों का वेग ताप से अप्रभावित रहता, मतलब ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी गर्म ठंड हो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्वनि तरंग बच्चों वेग के ताप पर निर्भर करता है। 6 अंतर तैयार करना है, 6 अंतर याद कर लोगे तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ होती है। यांत्रिक तरंग में दोनों होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, और इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
जबकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है, ये तरंगे माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। ये अंतर आप ध्वनि तरंग में भी लिख सकते हो। इन तरंगों में यदि हम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र देखें तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत दोलन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा पे ही लंबवत अथवा तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं। लंबवत और दोनों हो सकता है भाई साहब, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य ना, इसलिए अनुप्रस्थ होता तो लंबवत होता, अनुदैर्ध्य दिए तो फिर वो हो जाता समांतर। इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इन तरंगों का जो वेग है, मतलब यांत्रिक तरंग, इनका बहुत ही कम होता है। जैसे ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और जबकि यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ यदि तरंग है तो ध्रुवण प्रदर्शित करेंगे, अनुदैर्ध्य नहीं करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंग की बात कर लें तो विद्युत चुंबकीय तरंग तो आपको पता ही है भाई साहब, अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए नहीं होती माध्यम की आवश्यकता, लेकिन ध्वनि तरंगों में विद्युत मतलब संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं बच्चों, और इसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंगों में उनका वेग बहुत कम होता है। इस प्रकार से आप अंतर जितने भी हैं तैयार कर लो, 3 अंतरों से तैयार हो जाए तो काफ़ी है। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब इस साल एमपी बोर्ड में कितने नंबर के पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यदि ब्लूप्रिंट देख लूँ विद्युत चुंबकीय तरंग से, हाँ बिल्कुल, ओ हो, यहाँ से तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, है ना। एमपी बोर्ड में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव तो कराना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। 4 में 4 देखो, ये आपका परीक्षा बोर्ड है, मार्केट से मैंने लेके आया। यहाँ पर देखो ब्लूप्रिंट आपको समझ में आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ से 4 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या बात है, कोई बात नहीं, तो फटाफट ऐसे ही पूछ दिया जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, सिंपल है। यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ये चीज़ें याद करते चलो। अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्हें तैयार करना जरूरी है, हम केवल एमपी बोर्ड को टारगेट में नहीं रखते, इसलिए तो 100% सिलेबस देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बच्चों मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।